Hello everyone, I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing a few questions from the chapter number 1, some basic concept of chemistry. Okay, तो अभी जो है चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी पढ़ते हो। तो ये चैप्टर जो है अपन इसके एनसीईआरटी एक्सटर्नल एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और कुछ भी डिस्कस इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी की जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मास निकालो H2O का, CO2 का और CH4 का। वैसे तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं समझाते हुए इसको सॉल्व करूंगा। देखो, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1.008। ठीक है, तो आप जो मोलर मास अगर आपको निकालना है H2O का, मोलर मास ऑफ H2O is equal to 16 plus 1 into 2, that is 18। अब इसमें ग्राम लिखा जाएगा या एएमयू लिखा जाएगा, ये डिपेंड करेगा पूछा क्या है। अब उसने आपसे मोलर मास बोला है, तो मोलर मास मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास का यही मीनिंग होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ग्राम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास बोला है, अगर उसने क्या बोला है मॉलिक्यूलर मास, तो क्या लिखा जाएगा, एएमयू लिखा जाएगा 18। ठीक, अभी इसी तरीके से मास ऑफ CO2, जो कार्बन का है वो 12 है, प्लस में ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2, तो दिस इज 12 प्लस 32, दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 44 ग्राम आ गया। मोलिकुलर मास हो जाएगा 44 AMU। और मोलर मास ऑफ CH4 की अगर अपन बात करें, कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम। ये हो गई इसकी मोलर मासेस, और मॉलिक्यूलर मासेस हो जाएंगे इसका 44 AMU और इधर 16 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। तो Na2SO4 में सभी का मास परसेंट बताना है। तो यहाँ सोडियम का जो मास है वो कितना है, 23, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16, Na2SO4 है इंटू 2 और यहाँ इंटू 4। तो Na2SO4 का मोलर मास हो जाएगा, will be equal to 23 into 2 plus 32 plus 16 into 4, that is 46 plus 32 plus 64। 64 plus 46 हो जाएगा 110 plus 32, that is 142। तो ये आ गया 142 AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर हम बोले तो ये कितना आ गया, 142 AMU आ गया। तीनों के लिए निकालना है आपको। सबसे पहले आप सोडियम के लिए निकाल लो। सोडियम के लिए कितना होगा, 23 इंटू में 246 बाय 142 इंटू 100। ठीक है, सल्फर के लिए कितना होगा, सल्फर के लिए होगा 32 बाय 142 इंटू 100। ऑक्सीजन के लिए 64 बाय 142 इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ जो सोडियम आएगा वो आएगा आपका 32.4%। यहाँ परसेंटेज ऑफ जो सल्फर आएगा वो आएगा आपका 22.59%। और जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा नियरली 45%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज
69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ऑक्साइड ऑफ आयरन को। तो Fe और यहाँ पे ले लो दूसरा कोड। ठीक, Fe का 69.9% और ऑक्सीजन का कंपोजिशन दे रखा है 30.1%। इसमें आप डाई ऑक्सीजन लो या फिर ऑक्सीजन लो, आपका आंसर सेम आएगा। इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं वो है 56 और यहाँ हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 69.9 डिवाइडेड बाय 56 एंड दिस इज 30.1 बाय 16। तो ये नियरली आएगा आपका 1.5 एंड दिस इज नियरली 1.8। ठीक है, और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये 1.248 आएगा, 1.248। ठीक है, और ये 1.8। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 एंड 1.8 बाय 1.2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1:1.5 विच इज 2:3। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे आ गया Fe2। तो आपको इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वही क्या होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस निकालनी है जब आप 1 मोल ऑफ कार्बन को एयर में जला रहे हो। कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। तो 1 मोल ऑफ कार्बन को हमने क्या किया है, एयर में जलाया है। ठीक है, तो ओपन एयर में, तो यहाँ पे जो है 1 मोल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज 44 ग्राम। दैट इज 44 ग्राम फॉर एनी पार्टिकल्स। That is Avogadro number of particles, 6 into 10 raised to power 23 particles or molecules of CO2। ओके, अभी नेक्स्ट है आपका 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का तो आपने ले लिया 1 मोल और ऑक्सीजन का आपने लिया कितना, 16 ग्राम लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 ग्राम? 16 ग्राम का सिंपल सा मीनिंग है कि दिस इज 0.5 मोल। गिवन वेट अपन में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर मोल, 16 by 32, so this will give you 0.5 mole and this is here 1 mole, so definitely oxygen is the limiting reagent over here। Okay, so finally 0.5 mole of CO will be, carbon will be left and 0.5 mole of CO2 will be produced, that is 22 grams or Na by 2 particles। Next question is similar. It's just that 2 mole of carbon we have taken plus O2 give rise to CO2. So it's initially 2 mole of carbon in 16 gram of oxygen, 0.5 mole. It's initially 0. Finally, it will be 1.5 mole of carbon will be left and 0.5 mole of CO2 or 22 gram of CO2 or Na by 2, that is 3 into 10 raised to power 23 particles will be produced। Okay, so that is it। Next, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, while molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole। Okay, तो भैया यहाँ पे जो है आपको सोडियम एसिटेट का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
तो अगर हम देखें मोलरिटी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी. सो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट इंटू में वॉल्यूम इन एमएल इंटू पर इंटू में 1000. मोलरिटी आपको दी हुई है 0.375. मास आपको निकालना है. मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 82.0245. वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml and this is 1000. So given weight will be equal to 0.375 into 82 divided by 2. So 0.375 into 41. This is nearly equal to 0.375 into 41. This will be the given weight of the compound. तो आपका जो फाइनली गिवन वेट आ जाएगा ये आ जाएगा. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15.375. कैलकुलेटर का भी यूज आप कर सकते हो. ठीक है, ग्राम 15.375 ग्राम. ये आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसिटेट टू मेक अ 0.375 molar aqueous solution having volume 500 ml. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in which has a density and mass percentage of nitric acid being 69%. ठीक है, तो देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई बी होता है. गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000. अब मैं इसको क्या करता हूँ ऊपर नीचे जो है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देता हूँ. वेट ऑफ सॉल्यूशन से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते. ठीक है, तो एक जो वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन वेट के साथ यूज होगा और 100 यूज होके बन जाएगा. तो इसको आप पूरा देखोगे तो ये आपका बन जाएगा मास परसेंट इनटू में 10 बच जाएगा. और वेट ऑफ सॉल्व वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया. ये अपन इसमें पुट करेंगे अपन 500 मिल जाए. तो मोलरिटी जो यहाँ पे दे रखी है मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको. आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो. मोलरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. अदरवाइज फॉर्मूला जो है वैसे भी कर सकते हो आप इसको. तो आपको डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे 1.41 ग्राम पर ml इंटू 10. मास परसेंटेज आपको दिया हुआ है 69% डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो आप होगा आपका 63. HNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 63. आप यहाँ पे सॉल्व करोगे आपको मोलरिटी मिल जाएगी. तो ये हो गया हमारा 23 इंटू में 14.1 डिवाइडेड बाय 21. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 47/70. ठीक है, तो आप इसको करके देख लो जो भी आंसर आ रहा होगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ये आएगा नियरली 15.44. 15.44 मोल पर लीटर. इसका मोलरिटी क्या आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर. इसका क्या आ जाएगा मोलरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. तो
CuSO4 कॉपर का जो एटॉमिक वेट है वो है 63.4, सल्फर इज फॉर 32, ऑक्सीजन इज फॉर 16, तो हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। सो दिस इज 63.5 plus 96, which is finally 159.5 gram. ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO पर, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 100 ग्राम से कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा 159.5 ग्राम से कॉपर सल्फेट से मिलता है 63.5 ग्राम कॉपर। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट will give you 63.5 divided by 159.5 into 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 39.81 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39.81 ग्राम, विच इज द करेक्ट। Determine the molecular formula of an oxide of iron in which mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। तो आयरन का जो मास परसेंटेज गिवन है वो कितना है, 69.9 है। ऑक्सीजन का है 30.1, ठीक। तो डिवाइडेड बाय 56 and divided by 16, this will give you 1.248 and this will give you 1.88. On further solving, this gives you 1:1.5, which is 2:3. So the answer is Fe2O3। क्या आंसर आ गया इसका? Fe2O3 आ गया। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और परसेंटेज अबंडेंस दिए हुए। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 होता है, अपॉन में R1 प्लस R2 होता है। फॉर्मूला लगा दो। M1R1 कितना है, M1 कितना है 35, R1 कितना है 75.77 प्लस M2 कितना है 37, R2 कितना है 24.33 डिवाइडेड बाय 75.77 plus 24.33 which is in turn 100, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, जो सम आ रहा है इसका, दोनों परसेंटेज का सम कितना है 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 35.45 EMU, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से बचने का कोई रास्ता है नहीं। इवन तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशंस। इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो 3 मोल ऑफ इथेन है, तो 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑफ कार्बन एटम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इसमें 6, 6 मोल, और 6 मोल ही आएगा, ठीक है आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे 6 3 जा 18 मोल्स। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने होंगे, ठीक है। तो 3 into Na, that is 3 into 6.023 into 10 raised to power 23, that is 18 into 10 raised to power 23, that is the answer। What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter? So molarity is equal to N by V,
which is given weight upon molecular weight. Given weight is 20 gram and molecular weight of sugar is 342 gram per mole multiplied by volume of solution in liter. So volume of solution in liter is 2. So this is 10 by 342. Okay, number of moles is equal to 10 by 342. हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो आंसर मिलता है यहाँ से वो मिलता है 0.058 मोल पर लीटर। कैपिटल एम आएगा। तो द मोलरिटी विल बी 0.058 मोल पर लीटर। If the density of methanol is this, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solute? Okay, डेंसिटी दे रखी है आपको और आपसे वॉल्यूम पूछ, ठीक है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी यहाँ पे लीटर में है तो लीटर में यूज करेंगे। तो आपका जो गिवन वेट है वो क्या होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी दी है 0.793 and volume we have to calculate, and it is having molarity 0.25 molar and volume is 2.5 molar to liter, and molecular weight of methanol is 16। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 16 टू 2.5 डिवाइडेड बाय 0.793। तो ये डेसिमल्स तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हो जाएगा 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 16 बाय 793, ये आपका वॉल्यूम है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा 625 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 793। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है छोटी सी गलती हुई है, मिथेनॉल की जगह हमने मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट ले लिया। तो पिछला क्वेश्चन था वो मीथेन का था, ठीक है। तो यहाँ आएगा मॉलिक्यूलर वेट 32। दिस आल्सो विल बी 32। इसको जो है 32 यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमें लेना था, ये हमने गलती से ले लिया दोस्तों, ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 625 into 32, that is 20,000 divided by 793। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.22 मिलीलीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 25.22 मिलीलीटर, क्योंकि ये जो डेंसिटी है ये ग्राम पर एमएल में, डेंसिटी इज इन ग्राम पर एमएल। तो यहाँ पे ये वाला जो अपन ने वॉल्यूम लिया है ये ऑटोमेटिकली किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। तभी आपका जो वेट है वो किस में आएगा, ग्राम में। तो ये वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर। तो यहाँ पे यूनिट का काफी ध्यान रखना है। गलतियां होती है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी हैज गुड क्वेश्चंस। तो गलती किसी आसान क्वेश्चन में भी होती है, ठीक है। Pressure is determined as force per unit area
of the surface, the SI unit of pressure is Pascalation on floor. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो आपका मास ऑफ एयर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में कर देंगे 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि मास दिया हुआ है तो वेट होगा वो कितना होगा? mg। w इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया उनमें तो m बाई ए आपको दिया हुआ है, मास पर यूनिट एरिया आपको दिया हुआ है, और हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 9.8 से अपन उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा जो है 1034। अभी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ग्राम को जो है हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनटू में मैं कर देता हूँ 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इनटू में कर देता हूँ कितना? 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनटू में हमारा है यहाँ पे 9.8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.03034 इंटू 9.8 इंटू में 10 इंटू 10 raised to power 3, and on solving what we get is 1.01332 into 10 raised to power 5 पास्कल। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। So pressure at the atmospheric pressure is 1.01325 into 10 raised to 5 पास्कल। ठीक है, सी लेवल पे जो 1034 दिया हुआ तो 101.01332 इंटू 10 रेस्ट पर 5 पास्कल क्या आ गया? प्रेशर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था जो, या आप और किसी तरीके से भी कर सकते हो, आसान तरीके से भी, जैसे डायरेक्टली भी इसको किया जाए। इसके बाद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड हाउ इट इज डिफाइंड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। Okay. Mass is defined as international prototype that is in France, a physical prototype platinum iridium cylinder. So that is, okay.
Match the following prefixes with their multiples. Like micro is for 10 raised to a minus 6. Deca is for 10 decimeter. Mega is for 10 to power 6. Giga is for 10 raised to power 9. And femto is for 10 raised to power minus 15. Okay. So we have matched all of them. Let us move to next question. What do you mean by significant figures? Okay. The number of digits in a number that represent a measurement is equal to significant figure. The number of digits in a number, digits in a number that represent physical measurement, that represent a measurement, that represent a measurement. ठीक है, मतलब मेजरमेंट में कोई रोल हो या फिर वो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व की जा सकती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल 1609. Okay, this number has four significant figures, so there are certain rules for calculating the significant figure. For example, 1.85, this has three significant figures. 82.3, this also has three significant figures. So in this, next to this, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. Express this in percentage by mass. Determine the molality of chloroform in the water sample. So this is 15 ppm. 15 ppm means 15 parts per million. Okay, 15 ppm means 15 parts per million. Okay, so you can say 15 ppm means 15 gram chloroform is in 10 raised to power 6 gram of solution. So mass percentage, let us first calculate the mass percent. That is 15 by 10 raised to power 6 into 100, which is 15 into 10 raised to power 4%. So this will be the mass percent. Next, molarity. Molality. So while calculating molality, weight of solute, that is 15 divided by molecular mass of chloroform, that is CHCl3. So 35.5 into 3 plus 13. So this as a whole makes nearly 71 plus 35.5. This sums up all to be 119.5. Okay. So this all sums up to be 119.5, and so divide here by 119.5. And so this is the number of moles and weight of solution solvent in kg. Now, because since weight of solvent is very larger as compared to the weight of solute, so we will take the weight of solution over here only. 10 raised to power 6 into 10 raised to power 3.
So this is 1.255 into 10 raised to power minus 4. Finally, the answer is 1.255 into 10 raised to power minus 4. This will be the molality of the solution. Okay, so that is it. Express the following in scientific notation. 0.0048. This can be written as 4.8 into 10 raised to power minus 3. This can be written as 2.34 into 10 raised to power 5. Next can be written as 8.008 into 10 raised to power 3. This can be written as 5 into 10 raised to power 2. 5.000 into 10 raised to power 2. And next 6.0012 will be written as 6.0012 only. Okay. There is no better scientific notation for this number we can write. So 10 raised to power 0 can write also. Next question, how many significant figures are there in the following? The first option is 0.0025. So the zeros to the left of a number, okay, are non-significant. So these three zeros are non-significant here. So number of significant figures is 2 only. 208. Significant figure means the number which are involved in calculation. Okay. Or 208. 208 has how many significant figures? It has three significant figures. 5005. The zeros in between two numbers are considered to be significant. The number of significant figures in 5005 is 4. And the number of significant figures in 126000 are 6. The zeros to the right of a number are considered as significant. Okay, are considered as significant. Either they are before the decimal, after the decimal. 500.0. They here are four significant figures. ओके ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ठीक है जो राइट में आते हैं जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं लेफ्ट में आते हैं वो नहीं 2.0034 तो इसमें भी जो है आपके पांच सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ठीक है तो इस तरीके से आप जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर सकते राउंड अप द फॉलोइंग अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है सो 34.216. So this will be rounded off as 34.22, then further 34.2, 34.2, then 10.4107. So this will be again 10.4 only. आंसर तो 10.4 ही आएगा जैसे आप 07 है उससे राउंड ऑफ करोगे 1 हो जाएगा 1 को राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही रहेगा और फिर फर्दर राउंड ऑफ करोगे तो 10.4 ही रहेगा नेक्स्ट है 0.0597 तो ये दोनों जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट है यहाँ पे आपको तीन डिजिट लेनी है 0.0459 ठीक है तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे ठीक है तो 7 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 0.460 हो जाएगा 0.460 2808 okay so this will be 2.80 into 10 raised to power 3 okay. This will be 2.80 into 10 raised to power 3 तो इसको 2.80 into 10 raised to power 3 लिख देंगे हम तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है ठीक है तो तीन सिग्निफिकेंट तो ये 2.80 into 10 raised to power 3 हो जाएगा
नेक्स्ट हमारा the following data were obtained when nitrogen and dioxygen react together to form different compounds. Which law of chemical combination is obeyed by above experimental data given statement? ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कि भाई एक ही एलिमेंट बहुत ज्यादा उसके साथ कंबाइन हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट रेशियो। ठीक है, सो दिस गिव्स द होल नंबर रेशियो। So this is the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. So what law of multiple proportion states? Law of multiple proportion states that when fixed mass of an element A combines with variable mass of an element B, so a simple whole number ratio is obtained. Okay, so a simple whole number ratio is obtained. That is the law of multiple proportion. Fill in the blanks the following 1 किलोमीटर is equal to dash millimeter. ठीक है, 1 किलोमीटर में जो है 1000 आपके मीटर होंगे। ठीक है, और 1000 मीटर, ठीक है, इंटू में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। So this is 10 raised to power 6 millimeter. 1 किलोमीटर is equal to 10 raised to power 6 millimeter because 1 kilometer is 10 raised to power 3 meter and 10 raised to power 3 meter is 10 raised to power 6 millimeter. And how many picometers are there? सो पिकोमीटर की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा ऐसा कर लो, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू तो 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15 पिकोमीटर। कितना आ गया? 10 की पावर 15 पिकोमीटर। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। अ, जो है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम आपको बताना है। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 raised to power -3 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 raised to power -3 kg। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम विल बी इक्वल टू 10 raised to power -6 kg। So the answer will be 10 raised to power -6 kg। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? 10 raised to power 6 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 raised to -6 kg। हाउ मेनी नैनोग्राम आर देयर इन 10 raised to power 1 मिलीग्राम? 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे? तो आप इसको ग्राम से ही रिलेट करो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको करने का जो ज्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है, वो ये है कि आप इसको पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इंटू 1 ग्राम बाय 1000 मिलीग्राम इंटू 1 नैनोग्राम बाय में 10 raised to power -3 ग्राम। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो ये आपका जो बचेगा वो बचेगा 10 raised to power 6 ग्राम। तो 10 raised to power 6 नैनोग्राम, तो यहाँ पे 10 raised to power 6 नैनोग्राम आ जाएगा। 1 milliliter is equal to how many liters? 10 raised to power -3 liters। ठीक है, एंड 10 raised to power -3 liter is how many decimeter cube? That is only 10 raised to power -3 decimeter cube only। ठीक है, तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब उससे, so that is it।
क्वेश्चन नंबर 1.22 है, if the speed of light is 10 to 10 raised per 8 meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. डिस्टेंस इज इक्वल टू, अपन को पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू में 2 इंटू 10 रेज टू पावर क्या कर देंगे -9, और ये आ जाएगा अपना 6 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मीटर, दैट इज 0.6 मीटर. In a reaction, A plus B2 give rise to AB2. Identify the limiting reagent in the following reactions. पहला है 300 atoms of A and 200 molecules of B. So definitely B is the limiting reagent here. तो मैं खाली लिमिटिंग रिएजेंट्स का यहाँ पे नाम लिखूंगा. लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट में है आपका बी, ठीक है. सेकंड में 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी. डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट इज ए ओवर हियर, ठीक है. यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है अपना ए, ठीक है. बी मतलब यहाँ पे बी टू, ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट इज बी टू, ठीक है. 100 atoms of A and 100 molecules of B. तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है none, because both will be 100% consumed in the reaction. 5 mole of A and 2.5 mole of B2, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज B2 ओनली. 2.5 mole A and 5 mole B. 2.5 mole A and 5 mole B. तो A will be the limiting reagent. ये जो आपका क्या होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है द reagent will decide the fate of the reaction and it's in the less amount, ठीक है. जो जनरली किसमें होता है, लेस अमाउंट में होता है. फेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है, डिसाइड करता है. ऐसे रिएजेंट को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. इसके बाद है हमारे डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, ठीक है. ये डाई नाइट्रोजन हो गई N2 और ये हो गई डाई हाइड्रोजन. रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनियम NH3 according to the following chemical equation. Okay, N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. Where all the reactants are gaseous. If what will be the mass of ammonia produced if 2 kg of dinitrogen reacts with 1 kilogram of dihydrogen. तो हमने डाइहाइड्रोजन कितनी लिए, 1 किलोग्राम लिए, और डाई नाइट्रोजन हमने लिए 2 किलोग्राम, दैट इज 2000 ग्राम में लिख लेते हैं इसको. और ये डाई हाइड्रोजन है आपकी 1000 ग्राम, ठीक है. तो आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा. सबसे पहले तो इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 28, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 5, ठीक है. तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है. तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है जैसे कि ये हो जाएगा 1000/14, और ये मेरा हो जाएगा 1000/15. अगर मैं इसको करूं, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए जिसकी वैल्यू लेस है वो ही होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट. ओके. तो लिमिटिंग रिएजेंट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है. यहाँ पे हमने ये निकाले हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे ये होंगे, एंड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप करोगे तो दोनों को कंपेयर कर सके, इसलिए मैंने इनका न्यूमरेटर सेम रख दिया. तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो स्मॉलर वैल्यू आ रही है वो आ रही है N2 के लिए. तो N2 will be the limiting reagent over here, okay, and hydrogen will be the excessive reagent over here. हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या होगा, एक्सेसिव रिएजेंट होगा. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, N2 के अकॉर्डिंग.
So number of moles of N2 produced will be 2000 by 28 into 2, which is 1000 by 7. 1000 by 7 into 17. So this will be the number of moles of NH3 produced. तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 17,000 को 7 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 2428.5 ग्राम। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड आ गया। ठीक है, तो हमने जो गिवन डेटा था उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, हमने उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखा वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा नहीं। Will any of two reactants remain unreacted? Yes, that is hydrogen. It is hydrogen will remain unreactive. If yes, which one? Hydrogen, and what would be its mass? So hydrogen consumed will be 1000/2, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स टोटल हैं, और जो कंज्यूम होंगे वो होंगे -2000/28 into 3। तो ये हो जाएगा 1000/2 -3000/14। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपने आ जाएंगे, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 8000/14 विच इज 4000/7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 571.5 ग्राम। 571.5 ग्राम। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये है वेट ऑफ हाइड्रोजन जब आपने इसको 2 उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो दैट इज इट, व्हाट यू हैव टू डू to make 2 you will keep over here। Okay, so this will be 8000/14 which is 4000/7, that is 571.5 gram। I hope you got it। Next question is, how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 mole molar Na2CO3 is different। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 0.5 मोल Na2CO3 का तो मतलब है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज 0.5 Na2CO3। ठीक है, तो इट वेज, जो है इसका वेट होगा वो कितना होगा, 46 प्लस 12 प्लस 48, 106 ग्राम। ठीक है, तो 0.5 मोल का जो वेट आएगा दैट इज 53 ग्राम। तो 0.5 mole Na2CO3 means 53 gram of Na2CO3, 53 gram of Na2CO3, while 0.50 molar means 0.5 mole of Na2CO3 is present in 1 liter of solution। 1 liter of solution में वो present। Next, if 10 volume of dihydrogen react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor will be produced? H2 plus RO2 gave rise to H2O, 10 volume of dihydrogen gas and 5 volume of oxygen gas। Initially this is 0। तो जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्लियरली, जो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे है दैट इज नन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, 100% विल बी कंज्यूम। ठीक है, 100% यहाँ पे कंजप्शन होगा। तो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो फाइनली 0 बचेगा, और जो है 5 10 molecules of H2O will be produced। 10 molecules of H2O will be produced। तो H2O के कितने molecules produce होंगे, 10 molecules of H2O will be produced।
ठीक है। तो 10 volume of H2 will be produced at that experience. Convert the following into basic units. पहला है 28.7 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, इसको आप पहले ऐसे लिख लो, 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और जिसको आप लिख सकते हो क्या, 2.87 इंटू 10⁻⁻। तो ये 15.15 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और 1.515 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसके बाद है 2325365। तो इसको पहले तो ऐसे लिख लो, 2.5365 मिलीग्राम इंटू 10⁻⁴ मिलीग्राम, which can be written as 2.5365 into 10⁻⁴ into 10⁻⁻6 किलोग्राम, तो हो जाएगा 2.5365 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप इसका जो यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम। ठीक है, तो आपका 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 किलोग्राम। इस तरीके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला में लगाना है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट सभी का सेम है, ठीक है, तो अपन डिवाइडेड बाय इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्ड के लिए 1/197, सोडियम के लिए 1/23, लिथियम के लिए 1 बाय जो है 1/197 Na, 1/23 Na, एंड दिस इज लिथियम। ठीक है, ये 1/7 Na, और क्लोरीन के लिए जो हो जाएगा आपका 1/71 Na, 1/71 इंटू में 2 Na, दैट इज, क्योंकि उसने एटम्स बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/71 इंटू 2, तो दैट इज 1/35.5 Na। तो मैक्सिमम विल बी इन दी लिथियम। ठीक है, सो 1 ग्राम लिथियम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.29 हमारे पास में है, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर in which the mole fraction of ethanol is 0.04, assume density of water to be 1। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को कितनी लेके चलनी है, 1 लेके चलनी है, और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन। तो अपन यहाँ पे जो है मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम जो है लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन ए इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है, और एन बी बाय एन ए। ठीक है, एन बी बाय एन ए को अपन लिख सकते हैं क्या, जीटा बी इज इक्वल टू होता है अपना एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी।
So this can be written as 1 by zeta v is equal to Na plus Nb upon Na, which is 1 by zeta v minus 1 is equal to Nb by Na. That is um, so Nb by Na is equal to 1 minus zeta v divided by zeta v. यहाँ पे 1 बाय जीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। तो ये फर्दर आप इसको लिख सकते हो 1 बाय जीटा बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस 1 विच इज तो यहाँ से जो हो जाएगा ये 1 बाय जीटा बी माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो फाइनली यहाँ से जो एन बी अपॉन एन ए आएगा, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू जीटा बी अपॉन में 1 माइनस जीटा बी अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस जीटा बी हो जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे एन बी बाई एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, जीटा बी अपॉन में 1 माइनस जीटा बी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। यहाँ पे एक छोटी सी और यहाँ पे जो वेट ऑफ ए लेंगे अपन इन ग्राम लेंगे, तो इसको इंटू में ऊपर 1000 करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर इंटू में 1000 करेंगे। ठीक है, तो आप मोलरिटी का ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको एग्जाम में वैसे भी कर सकते हो कि आपको मोल फ्रैक्शन दी हुई है, मोल फ्रैक्शन से आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इथेनॉल के कितने 0.04, आप उसको 0.04 मान लो, डिवाइडेड बाय जो है वाटर मॉलिक्यूल के कितने होंगे 1 माइनस 0.04, दैट इज ये आपका हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.04, दैट इज 0.96। ठीक, इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए जो मास ऑफ ए है वो होगा 18 और इनटू में 1000। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे फाइनली आपका आंसर आएगा 2.31, 2.31 मोल पर केजी। ठीक है, 2.31 मोल पर केजी, ये आपका जो आंसर है इसका। What will be the mass of C12 atom in gram? ठीक है, what will be the mass of C12 atom in gram? तो देखो जो मास ऑफ वन एटम होता है, ठीक है, वो आपसे यहाँ पे पूछा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ऐसा सोच लो आप। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे कितना 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम, because it is either 12 AMU, that is the mass of one atom. So to convert it into gram, you will multiply it by 1.67 into 10 raised to minus 24. Either you will divide it by 6.023 into 10 raised to 23. Both will give you the same result. The final answer of this question will be 1.9927 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका 1.9927 into 10 raised to minus 23 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशंस? इनकी कैलकुलेशंस में जो है
सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है दैट इज 0.112, जिसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, therefore आंसर मस्ट हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर में मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? थ्री होने चाहिए। यहाँ पे ये आपकी लीस्ट प्रिसाइज टर्म। नेक्स्ट टू दिस इज 5, जो है आपका एग्जैक्टली एक नंबर है। ठीक है, और 5.364 में चार सिग्निफिकेंट फिगर है, तो therefore the answer will have four significant figures। इसका आंसर आएगा फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ इन सभी में इनमें तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, और इधर जो 0.7864 है इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जो आंसर है, ठीक है, वो फोर प्लेसेस अप टू डेसिमल रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी रिपोर्टेड अप टू फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सारे जो नंबर्स हैं उनके अंदर फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अक्रिंग आर्गन आइसोटॉप्स। हमें आर्गन आइसोटॉप्स के नेचुरली अक्रिंग जो इनके हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो जो है इसका फॉर्मूला वही है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। M1R1 हो जाएगा 35.96755 इंटू में 0.337 प्लस 37.96272 इंटू में 0.063 प्लस 39.9624 इंटू में 99.6 डिवाइडेड बाय अपन इसको कर देंगे 100। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 39.94765। 39.94765 ये जो आंसर आएगा दैट इज ग्राम पर मोल। Calculate the number of atoms in each of the following. Calculate the number of atoms in each of the following. पहला है आपका 52 moles of argon and 52 mu of helium and 52 gram of helium. So 52 moles of argon means 52 divided by जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट इंटू में, आपको तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो 52 इंटू में क्या कर देंगे, Na कर देंगे, 52 मोल्स है ना। ठीक है, तो 52 इंटू में Na, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 52 इंटू में 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। दिस विल बी इक्वल टू 3.13 इंटू 10 रेज टू पावर 25। 3.13 इंटू 10 रेज टू पावर 25। ये आ गए अपने नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड अपन इसमें कर सकते हैं क्या, 52 म्यू ऑफ हीलियम। ठीक है, तो 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। तो एटॉमिक मास ऑफ जो हीलियम है दैट इज 4 म्यू डिवाइडेड बाय 4 म्यू, n इज इक्वल टू, so this will be equal to 13 particles, 13 particles or 13 atoms। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 13। थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका हो जाएगा 13 मोल्स, दैट इज 13 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। द फाइनल आंसर विल बी
7.83 into 10 raised to power 24 atoms. Question number 1.34. ठीक है. The question is, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.69 gram of water with no other products. A volume of 10 ml of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate its empirical formula, molar mass of the gas and the molecular formula. ये तीन चीजें आपको निकालनी. ठीक है. तो आपके पास में जो वेल्डिंग फ्यूल है गैस का, ठीक है, जो भी है सी, उसका फॉर्मूला है CXHY. So it is producing, it is will be producing X amount of CO2 and Y by 2 amount of H2, Y by 2 amount of H2, and the oxygen consumed here will be X plus Y by 4, X plus Y by 4 amount of oxygen will be consumed here. Okay. So now you had been given in the question that 3.38 is the amount of gas and 0.690 gram of water is produced. 3.38 divided by 44 कर देंगे और 0.69 डिवाइडेड बाय अपन कर देंगे 18. तो अपन को यहाँ से क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. तो ये अपना आता है 0.076. इसका उसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.076. ठीक. तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2. तो यहाँ पे जो X और Y बाय 2 का रेशियो आया, ठीक है, वो कितना आया आपका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो H2O आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.0383, 0.0383. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गए आपके CO2 आ गए. अब हमें X की वैल्यू चाहिए. यहाँ से अगर आप X की वैल्यू निकालोगे तो 0.076 आएगी, और यहाँ से अगर आप Y की वैल्यू निकालोगे तो Y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.076. X रेशियो Y आ गया 1. ठीक है. X रेशियो Y कितना आ गया, 1 आ गया. तो CH जो है आपका ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो है CX. ठीक है, CXHY. तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का, वो CH. अब हमें ये बोला है कि 10 लीटर ऑफ द गैस weighs 11.6 gram. So volume by 22.4 is equal to given weight by molecular weight. ये हम लगाएंगे यहाँ पे. 10 divided by 22.4 is equal to, जो है आपका हो जाएगा ये गिवन वेट, जो कि हमें गिवन है कितना, 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो यहां से अपना मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है कितना, 26. तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है, 13. 12 प्लस 1 13. ठीक है. तो यहाँ से हमारी एन की जो वैल्यू होगी वो होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू 2. तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया C2H. गिवन कंपाउंड इज एसिटाइलिन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H. नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to reaction. CaCO3 plus 2HCl give rise to CaCl2 plus CO2 plus H2.
What mass of CaCO3 is required to react completely with the 25 ml of 0.75 मोलर HCl? ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ये गिवन है CaCO3 plus 2HCl give rise to CaCl2 plus H2O, और आपसे बोला है कि कितना CaCO3 रिक्वायर्ड होगा 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के लिए। सबसे पहले आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 25 इनटू 0.75। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.01875। ठीक है, 0.01875, ये आ गए हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब हमें मास ऑफ CaCO3 निकालना है, तो एक 2 मोल HCl के लिए 1 मोल CaCO3 चाहिए, 1 मोल के लिए 0.5 मोल CaCO3 चाहिए। So number of moles of CaCO3 required will be equal to 0.01875 divided by 2. This is the number of moles of CaCO3 required, and we have to calculate mass of CaCO3. So this will be 0.01875 by 2 into 100, which is finally the answer will be 0.9375 gram. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0.9375 gram। Question number 36, last question of this series. So chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese oxide with aqueous hydrochloric acid. According to equation, 4HCl plus MnO2 give rise to 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. How many grams of HCl react with 5 grams of manganese oxide? So the question we are having over here is chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese oxide with aqueous hydrochloric acid. According to the equation, so how many grams of HCl will react with 5 grams? So first of all, we will calculate the number of moles of manganese oxide, MnO2. So for calculating the number of moles of MnO2, it will be 5 by 87. तो ये आ गए हमारे MnO2। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl required will be 4 into 5 by 87, and if weight of HCl we have to calculate finally, that will be 20 by 87 into 36.5. Weight of HCl we get over here is 8.39 gram। 8.39 ग्राम ये अपन को HCl का वेट है। तो अपन ने ये देखो एनसीईआरटी की जो है पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की डिस्कस कर ली है, 36 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी टाइम लगा हो डिस्कस करने में तो अपन ने ये पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों के लाइक्स आते हैं या सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कंटेंट क्रिएट करने का, तो वो तो एक नेसेसिटी है ही। ठीक है, किसी को भी कोई भी काम करना है तो मोटिवेशन तो चाहिए ही। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, मतलब जितना पॉसिबल था, जितना रिक्वायर्ड था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू हियर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे, प्लीज टेक केयर, बाय।